जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक आप सभी को जनवरी माह के वीकली 4th क्लास में स्वागत करता हूं। आज जनवरी माह का चौथा वीकली करेंट अफेयर्स है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी पीछे की वीडियो अच्छा से देख रहे होंगे। आज हम लोग जो है वो लगभग 25 जनवरी के बाद मिले हैं। तो सरस्वती पूजा में सभी लोग व्यस्त था, आप सभी भी व्यस्त थे। तो हम लोग जो है पूजा अच्छा से किए। अब हम लोग का काम है अपने कर्तव्य पथ पे चलना। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि अब पूजा के बाद आप सभी अपने तैयारी के लेकर जो है वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और अब चुकना नहीं चाहिए। अब आने वाला जो 2023 में एक साल हमारे पास है उसमें यही कोशिश करना है कि हम बेहतर करें ताकि मेरा जो है वो सिलेक्शन हो, किसी भी एग्ज़ाम में मैं सेलेक्ट हूं और इस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से माँ सरस्वती की वंदना किया, पूजा किया। अब माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद आप सभी अपने कर्तव्य पथ पे चले और जोर तोड़ से मेहनत करें ताकि आप बेहतर कर सके और अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सके। तो सभी लोग जो है अब तैयारी शुरू कर दें, जो है वो पूरे मेहनत करें और सफलता सुनिश्चित करें। सभी लोग जुड़ें, जितने लोग हैं सभी लोग लाइव चैट में कमेंट करें। जितने क्वेश्चन हैं आज वीकली में हम लोग जो भी इस वीक का क्वेश्चन है जो लगभग 2-3 वीडियो नहीं गया है पीछे, उसको भी इसी में ऐड कर दिए हैं। तो आपका पूरा जनवरी माह का जो लास्ट वीकली करेंट अफेयर्स है, 4th वीकली करेंट है, उसमें आपका पूरा पीछे वाला वीक का करेंट को ऐड किया गया है ताकि आपका जो है पूरा करेंट क्लियर हो जाए। तो आप सभी जुड़े, जितने लोग हैं सभी लोग जुड़े, क्लास को शेयर करें। जितने लोग हैं पहले सभी लोग शेयर करें, सभी लोग शेयर करें और सभी लोग जुड़ें। जितने लोग हैं सभी लोग जुड़ें ताकि जो है वो सभी लोग कमेंट करें और जो है सभी को फ़ायदा हो। तो सभी लोगों को जोड़ें, सभी लोग जुड़ें, सभी लोग जुड़ें। और आइए आज के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसे हम लोग शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण करेंट है जो कि हम लोग पीछे 2-3 दिन नहीं देखे हैं, जिसमें 26 जनवरी से लेकर यानी कि गणतंत्र दिवस और उसके अलावा आपको पद्म पुरस्कार की भी घोषणा किया गया। तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सब लोग जुड़ चुके, सभी लोग जुड़ें, जल्दी से सभी लोग जुड़ें और कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग हैं प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करेंगे। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है कि पराक्रम दिवस कब मनाई गई। तो पराक्रम दिवस कब मनाई गई, तो ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देख चुके थे कि पराक्रम दिवस कब मनाई गई। ऑप्शन नंबर 1 है 22 जनवरी, सेकंड है 23 जनवरी, थर्ड है 24 जनवरी और फोर्थ है 25 जनवरी। तो पराक्रम दिवस हर वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस के जयंती को ही पराक्रम दिवस मनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। 125वीं, बी नंबर है 126वीं, सी नंबर 127वीं और डी 128वीं। तो 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 126वीं जयंती। 126वीं जयंती 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई। इससे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, तो आप सभी इसे ध्यान रख लेंगे। जन्म इनका हुआ था 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में। राजनीतिक गुरु थे सीआर दास, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1938 में हरिपुरा गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भी ये रह चुके थे। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में कि कहाँ पर जो है ये अध्यक्ष चुने गए थे। हरिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में। 1939 में त्रिपुरी में भी वो अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वो इस्तीफा दिए थे क्योंकि उस समय इनके विरोध में
महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के रूप में सीतारमैया खड़ा हुई थी, पटावी सीतारमैया। तो तो इनकी जीत हुई थी, तो गांधी जी बोले थे कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो इसी आधार पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिए थे इन्होंने। तो और उसी के बाद जो है वो देखा गया कि 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और उसके बाद 1939 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ने के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की भी इन्होंने स्थापना किया था। दिल्ली चलो नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इन्होंने लगाया था। 1921 से लेकर 1941 के बीच कुल 11 बार ये जेल भी जा चुके थे पूर्ण स्वराज के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। 1937 में अपने सेक्रेटरी और ऑस्ट्रिया के युवती, ऑस्ट्रिया ध्यान रखेंगे जो कि वियना इसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की युवती एमिली सेंकल से प्रेम विवाह इन्होंने किया था, तो ये ध्यान रखना है। एक जर्मन तानाशाह नेताजी की उपाधि दिया था इन्हें और पहली बार हिटलर ने नेताजी के नाम से पुकारा था, उसके पश्चात इन्हें लोग नेताजी के नाम से जानने लगे थे, तो ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहकर संबोधित किया था, तो ध्यान रखेंगे कि देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने कहा था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। पिछली बार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इन्हीं के नाम पर जो है कुछ द्वीप का नाम भी रख दिया गया था, जैसे रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था, नील द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया था और हैवलॉक द्वीप का नाम जो है वो स्वराज द्वीप रखा गया था। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप, तीनों द्वीप का नाम याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते रहता है। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर 28 फीट ऊंची मूर्ति भी लगाया गया है इन्हीं का, तो ध्यान रखेंगे। कर्तव्य पथ जो कि पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसे ध्यान रखेंगे तो सब लोग का क्लियर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे, तो आप सभी से नहीं छूटना चाहिए। चलिए आप लोग रेडी होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका कि पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को मनाई गई, तो अंडमान निकोबार में कितने द्वीपों का नाम जो है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? ऑप्शन नंबर 1 है 21, बी है 22, सी है 23 और डी है 24। तो ध्यान रखेंगे कि कुल जो है वो 21 परमवीर विजेताओं के नाम पर वहाँ के द्वीपों का नाम रखा गया है, तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप सभी का सही चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 24th स्वतंत्रता दिवस की परेड में इस बार कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? यानी कि इस बार जो है कितने झांकियों का प्रदर्शन हुआ 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इसे गणतंत्र दिवस करेंगे। तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो ऑप्शन नंबर है 1 23, बी है 24, सी है 25 और डी है 26। तो ध्यान रखेंगे कुल जो है वो 23 झांकियाँ का प्रदर्शन किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एमसीवी की झांकी जो है पहली बार हिस्सा लिया, यानी कि एमसीवी की झांकी पहली बार हिस्सा इसमें लिया है और उत्तर प्रदेश की जो थीम थी झांकी का वो था अयोध्या का भव्य दीपोत्सव। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारा पॉइंट है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नागर विमानन महानिदेशालय के प्रमुख नियुक्त किया गया? तो किसे जो है वो नागर विमानन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया? आप सभी इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है विक्रम देवदत्त, बी नंबर है सोनल गोयल, सी नंबर है अरुण चावला और डी इनमें से कोई नहीं। तो नागर विमानन महानिदेशालय के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त को जो है हाल ही में नागर विमान महानिदेशालय के प्रमुख नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिजनेस B20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में जो है B20 इंसेप्शन मीटिंग
किस राज्य में आयोजित की गई? इसका आंसर करें सभी लोग। एक नंबर ऑप्शन है कर्नाटक, बी नंबर है मध्य प्रदेश, सी नंबर केरल और डी नंबर गुजरात। तो B20 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर गुजरात। गुजरात के अंदर B20 का आयोजन किया गया, ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 25 के तहत कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट 25 के तहत जो है वो 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 5वीं पनडुब्बी का जो है वो कमीशन किया गया। तो इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? तो एक नंबर ऑप्शन है INS बेला, बी नंबर है INS विक्रांत, सी नंबर है INS वागीर और डी INS वागसीर। तो इसमें 5वीं पनडुब्बी जो है INS वागसीर है, INS वागीर। INS वागीर जो है वो 5वीं पनडुब्बी है, जबकि छठा जो है वो INS वागसीर है। तो 5वीं पनडुब्बी का कमीशन किया गया है, ध्यान रखना है आप सभी को। यही है आपका INS वागीर। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि चराई देव मैदान स्थित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पीछे भी हम बता चुके हैं कि चराई देव मैदान स्थित है, जिसे केंद्र सरकार ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजेगा। तो ये चराई देव मैदान कहाँ स्थित है? तो असम, बी नंबर है मेघालय, सी नंबर त्रिपुरा और डी नंबर मिजोरम। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। ये क्वेश्चन मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि चराई देव मैदान स्थित है कहाँ। तो ध्यान रखेंगे कि ये चराई देव मैदान जो है वो असम में स्थित है, असम के अंदर स्थित है। और ये जो अहोम विद्रोह वहाँ पर हुआ था, तो अहोम समुदाय का जो है वो राजधानी, पहला राजधानी जो था वो चराई देव मैदान था। तो इस तरह से जो है असम में स्थित है और इसे जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा गया है, ध्यान रखना है। और अभी भारत में 32 सांस्कृतिक साइट है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। और कुल अभी जो है वो आपका यूनेस्को द्वारा धरोहर घोषित किया गया है, वह है भारत के अंदर 40। तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसी रैंडन, जिनका 118 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे ल्यूसी रैंडन, इनका 118 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जो है संबंध किस देश से? एक नंबर ऑप्शन है अमेरिका, बी नंबर है इटली, सी नंबर है जापान और डी नंबर है फ्रांस। तो इनका संबंध कहाँ से है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हैं, और सभी लोग क्लास को शेयर करें, सभी लोग शेयर करें और सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर फ्रांस। फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया, इनका संबंध है, यानी कि हाशिम अमला किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दिया? ऑप्शन नंबर 1 है इंग्लैंड, बी नंबर है ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है बांग्लादेश। तो हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया, इनका संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखना है, यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, बी नंबर है जयपुर, सी नंबर है अहमदाबाद और डी नंबर है इंदौर। तो कहाँ पर विज्ञानिका का आयोजन किया जा रहा है? तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, भोपाल के अंदर विज्ञानिका का आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाई गई? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाई गई, इसका आंसर सभी लोग करें, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें। एक नंबर ऑप्शन है 22 जनवरी, बी नंबर 23 जनवरी, सी नंबर 24 जनवरी और डी नंबर 25 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाई गई, ध्यान रखना है, इसका आंसर 24 जनवरी होगा। और इसका थीम है लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना, लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना, इसका इस बार का थीम है, तो ध्यान रखना है। अगला है कि 24 जनवरी 2023 को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा राज्य 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, ध्यान रखना है।
एक नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी नंबर है मध्य प्रदेश, सी नंबर है गोवा और डी इनमें से कोई नहीं। करें आंसर आप सभी, इसका आंसर सभी लोग करें। 24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, ध्यान रखना है आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है सही कर रहे होंगे, तो बिल्कुल करें भी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं। आप सभी को सही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया। ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया किसने? ऑप्शन नंबर एक है एसएसबी, बी नंबर है बीएसएफ, सी नंबर है सीआईएसएफ और डी नंबर है सीआरपीएफ। तो ऑप्स अलर्ट अभ्यास किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बीएसएफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। यह आपका जो है वो खासकर देखा जाए तो पाकिस्तान और गुजरात के पास जो सर क्रिक रेखा है, जो बॉर्डर है, वहीं पे ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? यानी कि जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसका मुख्य अतिथि कौन थे? इसका जो है गणतंत्र दिवस आप सभी करेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, एक नंबर ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी, बी नंबर अब्दुल जावेद अल सीसी, सी नंबर शहबाज शरीफ और डी नंबर सी जिनपिंग। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, यही मुख्य अतिथि हैं, ध्यान रखना है आप सभी कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र की राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर एक है डॉक्टर प्रभा अत्रे, बी नंबर सोनल गोयल, सी नंबर अरुण चावला और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है आपको। एक नंबर डॉक्टर प्रभा अत्रे, डॉक्टर प्रभा अत्रे को हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया का, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से था, यानी कि यह एक बांसुरी वादक थे और यह इनके नाम पे जो पुरस्कार मिला, ये पहला है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? मतलब कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा किया गया, इसमें जो है वो कुल कितने बच्चे को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर कह रहा है कि 5 गर्ल्स हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक है 10, बी नंबर है 11, सी नंबर 12 और डी नंबर 13। तो सभी लोग आंसर करें, इसका क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 11 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज हैं, ध्यान रखना है। 5 गर्ल्स के साथ 6 जो हैं वो बॉयज। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जो है वो 5 गर्ल्स और 6 बॉयज को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS की सफल परीक्षण कहाँ से की गई? तो इसकी सफल परीक्षण कहाँ से की गई? ऑप्शन नंबर एक है IIT मद्रास, बी नंबर है IIT बॉम्बे, सी नंबर है IIT पटना और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, इसका सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर IIT मद्रास। IIT मद्रास से इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अमूल के चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो किसे अमूल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर एक है श्यामल भाई बी पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल, राघवेंद्र पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो किसे अमूल के चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा श्यामल भाई बी पटेल। श्यामल भाई बी पटेल को अमूल के चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। अमूल जो है ये गुजरात के अंदर है, गुजरात में ही अमूल में जो है वो अमूल के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये गुजरात में जो है ये स्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के लिए गौरव की बात है ये।
कि अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है वह कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है राजा जे चारी, बी नंबर भगवती बोस, सी नंबर दर्शन शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है वो राजा जे चारी का नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, राजा जे चारी अभी अमेरिका में अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पद पर नियुक्त किए गए हैं, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। तो इस तरह से भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को, ध्यान रखना है, किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर आप सभी जो है वो कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है राजा जे चारी, बी नंबर है भगवती बोस, सी नंबर है दर्शन शाह और डी नंबर है अभय कुमार। तो किसे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अभय कुमार को। अभय कुमार को जो है वो आपका कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंध में पुरस्कार दिया गया है, जो कि वर्तमान में नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उप महानिर्देशक के रूप में ये कार्यरत हैं। तो इस तरह से इन्हें जो है वो पुरस्कृत किया गया है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है? तो प्रसार भारती के द्वारा जो है वो किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया गया है, ध्यान रखना है। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो है वो प्रसार भारती ने किस देश के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ जो है एक समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जापान, बी नंबर है जर्मनी, सी नंबर है मिस्र और डी नंबर इंग्लैंड। तो किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण? तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मिस्र। मिस्र के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखेंगे। और यह समझौता जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ। तो इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रसार भारती के साथ जो है वो मिस्र देश का समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसलिए मिस्र फेमस है क्योंकि इस बार जो है वो भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध का 25 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में मिस्र के राष्ट्रपति को 74वें गणतंत्र दिवस पर जो है वो देखा जाए 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी बनाया गया है। तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसरो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था और इसके वर्तमान में हेड जो हैं वो एस सोमनाथ हैं, ध्यान रखना है। एस सोमनाथ इसके हेड हैं वर्तमान में और इसकी मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। तो ध्यान रखना है कि इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट को जो है वो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण शुरू किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, सेकेंड है DRDO और थर्ड है IIT बम्बई और डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे। इसका लॉन्च जो है वो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है और यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जिसको जो है खासकर सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है, जिसको शुरू में आदित्य L1 नाम दिया गया है, बाद में इसका बदल कर जो है वो पहले इसका नाम आदित्य 1 था और अभी इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। इसे सोलर कोरोना के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से सूर्य के अध्ययन करने के लिए जो है श्रीहरिकोटा से, ध्यान रखेंगे कि श्रीहरिकोटा से इसे जो है वो लॉन्च किया गया है। और यह जो गया है, ध्यान रखना है कि PSLV से गया है। तो PSLV से आपका जो है वो इसे भेजा गया है। तो ध्यान रखना है कि PSLV XL
कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है कि PSLV 1 से L से इसे भेजा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है आप सभी को इसे, और सूर्य के अध्ययन के लिए इसे भेजा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? एक नंबर है कुनलाउत विदिशन, सेकंड है विक्टर एक्सेल्सन, सी है लक्ष्य सेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह पुरस्कार जो है वो कुनलाउत विदिशन के द्वारा जो है यह पुरुष एकल का टाइटल जीता गया है, तो ध्यान रखना है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जारी ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 में कौन भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है? ध्यान रखेंगे, इसका आंसर सभी लोग करें। सभी लोग को पीछे बता चुके हैं कि ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2022 में कौन भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विराट कोहली, बी हार्दिक पांड्या, सी सूर्य कुमार यादव और डी रोहित शर्मा। तो इसमें रोहित शर्मा शामिल नहीं है, बाकी के ये 3 खिलाड़ी शामिल हैं, तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जारी ICC वीमेन, अभी हम लोग जो है वो मेल में देखे थे, ये वीमेन T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2022 में कौन खिलाड़ी शामिल नहीं है? तो इसको सही क्वेश्चन को करेंगे, ये नहीं गलत है, यहाँ पर जो है वो कौन शामिल है, तो ध्यान रखना है। 1 नंबर ऑप्शन है स्मृति मंधाना, बी नंबर है दीप्ति शर्मा, सी नंबर है ऋचा घोष और डी नंबर रेणुका सिंह। तो ये सभी शामिल हैं, तो ध्यान रखना है, इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा, सभी शामिल हैं। महिला में 4 और पुरुष में 3, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है कि अभी हाल ही में 25 जनवरी को कौन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ये कौन सी मतदाता दिवस थी? ध्यान रखना है। 1 नंबर ऑप्शन है 11वीं, बी नंबर है 12वीं, सी नंबर है 13वीं और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि 25 जनवरी को कौन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई गई। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 13वीं मतदाता दिवस मनाया गया है। ध्यान रखना है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसका थीम इस बार का है, ध्यान रखेंगे, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसका थीम है 2023 का, तो ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाई गई। सभी लोग आंसर करें इसका, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाई गई? 1 नंबर है 25 जनवरी, बी नंबर 26 सितंबर, सी नंबर 27 सितंबर और डी नंबर 28 जनवरी। सभी लोग इसका आंसर करें, तो सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाई गई? खासकर जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाई जाती है, तो कब मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर 25 जनवरी। 25 जनवरी इसका आंसर होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे 27 सितंबर, तो 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन में यहाँ पे है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो ध्यान रखना है। और इस बार का इसका थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन इस बार का थीम है, इसका ध्यान रखना है आप सभी को। तो इस तरह से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग फंस जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को क्लियर रखेंगे। अभी हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो इसका आंसर सभी लोग करें। क्रिस हिपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? 1 नंबर ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी नंबर है जापान, सी नंबर ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अर्डना के द्वारा जो है अभी हाल ही में इस्तीफा दिया गया था, और उसके बाद क्रिस हिपकिंस जो है वहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय लाल किले से 26 से 31 जनवरी के बीच मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन कर रहा है? तो 26 से 31 जनवरी के बीच जो है वो मेगा इवेंट है भारत पर्व। भारत पर्व का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है पर्यटन मंत्रालय, बी नंबर संस्कृति मंत्रालय, सी नंबर विदेश मंत्रालय और डी रक्षा मंत्रालय।
तो किसके द्वारा मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? किसे जो है वो क्रिकेट आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 है सूर्य कुमार यादव, बी नंबर है विराट कोहली, सी नंबर रोहित शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ये है सूर्य कुमार यादव, इन्हीं को जो है वो चुना गया है, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से जो है अगर इसके डाटा को हम लोग देखें तो ध्यान रखेंगे इसके डाटा आईसीसी अवार्ड 2022 घोषणा किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आईसीसी ने वर्ष 2022 के सभी अवार्ड विजेताओं की घोषणा कर दी, ध्यान रखेंगे, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ध्यान रखना है, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और इसके साथ मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो ध्यान रखना है कि बाबर आजम मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। वही इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर नेट साइवर का संबंध जो है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड के महिला क्रिकेटर हैं को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ध्यान रखना है, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है नेट साइवर को दिया गया है। इसके साथ जो है इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को अंपायर ऑफ द ईयर चुना गया है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है यह अवार्ड है आईसीसी के द्वारा जो है दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ये है आपके भारत के रेणुका सिंह को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया, जबकि मार्को जॉनसन को जो है मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है मार्को जॉनसन को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, इन्हें दिया गया है। आपका आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है गेरहार्ड इरास्मस को दिया गया है, जो कि नामीबिया के हैं। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, जैसे ये सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया मेंस में, और महिला में टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो ताहलिया मैकग्रॉथ को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। तो कुछ कुछ है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, जैसे आपका जो है वो नेट साइबर को ध्यान रखना है। फिर बेन स्टॉक को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया, जो कि इंग्लैंड के हैं, ध्यान रखना है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है नेट साइबर इंग्लैंड, ये ध्यान रखना है। तो नेट साइबर जो है इंग्लैंड के महिला क्रिकेटर हैं, जिन्हें जो है वो आपका महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और इसके अलावा जो है वो वनडे ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ध्यान रखना है आप सभी को। तो और वही अगर बात करते हैं कि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर जो है वो रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया है, जो कि इंग्लैंड के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। भारत में आपका सूर्य कुमार यादव और रेणुका सिंह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आगे जो है वो ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है इसके कि आईसीसी मेंस टेस्ट टीम, ध्यान रखेंगे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर कप्तान के रूप में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में, और आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में बाबर आजम को। तो ये दोनों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर कप्तान के रूप में जो है इंग्लैंड के जोस बटलर को चुना गया है, जबकि आईसीसी वीमेन टी20 ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में न्यूजीलैंड के सोफी डिवाइन को चुना गया, जबकि आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर कप्तान के रूप में भारत के हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है आप सभी को, जिसकी घोषणा हाल ही में किया गया है। तो इस तरह से आज के ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी से देखें। और चलते हैं हम आज के जो नेक्स्ट प्रश्न है, जिसको देखते हैं कि हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक का निर्माण किया।
तो भारत दुनिया की पहली वैक्सीन है, ध्यान रखेंगे, इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 है भारत बायोटेक, बी नंबर सीरम इंस्टीट्यूट, सी फाइजर लिमिटेड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनकोवैक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर भारत बायोटेक। भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कितने लोगों को वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो 26 जनवरी में जो गणतंत्र दिवस मनाई गई उससे एक दिन पहले जो है वो घोषणा किया गया पद्म पुरस्कार विजेताओं की। तो इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया? 1 नंबर ऑप्शन है 6, बी नंबर 9, सी नंबर 91 और डी नंबर 106। तो ध्यान रखेंगे कि कुल जो है वो कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर सभी लोग करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया, जिसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्म श्री जो है 91 लोगों को दिए जाने की घोषणा किया गया है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका जो है तो कितने लोगों को और कौन कौन लोगों को दिया गया, तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान रखना है। तो पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया। ये 6 लोग में 1 नंबर में है आपके श्री बालकृष्ण दोषी, ध्यान रखेंगे, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। इसमें यह भी है कि 106 लोगों को दिया गया जिसमें 19 महिलाएं हैं, ध्यान रखना है 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को इस बार मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया, जिसमें बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, ये वास्तुकला से और ये गुजरात के हैं, ध्यान रखना है आपको। सेकेंड में डॉक्टर श्री जाकिर हुसैन को दिया गया जो कि कला के क्षेत्र में और ये महाराष्ट्र के हैं, ध्यान रखना है। तीसरा जो है वो श्री एस कृष्णा हैं जिन्हें सार्वजनिक मामला में ये कर्नाटक के हैं, दिया गया। फोर्थ में श्री दिलीप महालनाविस को दिया गया, ये भी मरणोपरांत इन्हें दिया गया दवा के क्षेत्र में और ये पश्चिम बंगाल के हैं, ध्यान रखना है। पांचवा व्यक्ति है श्रीनिवास वर्धन जिन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी हैं, ध्यान रखना है। और छठा है मुलायम सिंह यादव जो कि उत्तर प्रदेश के थे और ये सार्वजनिक मामलों के लिए उत्तर प्रदेश के हैं, ध्यान रखना है। सार्वजनिक मामला के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो ये 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये 9 लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, ध्यान रखना है। श्री SL भैरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिरला, ध्यान रखना है आपका, जो है श्री दीपक धर, श्रुति वाणी जयराम, स्वामी चित्राजियर, सुश्री सुमन कल्याणपुर और 13वें जो ये नेक्स्ट जो है श्री कपिल कपूर और नेक्स्ट श्रुति सुधा मूर्ति और डॉक्टर कमलेश जी पटेल। तो ये 9 लोगों को पद्म विभूषण और ये 6 लोगों को पद्म विभूषण, ये सारा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है तो संख्या ज़्यादा रहता है पद्मश्री का, तो इसमें ऑप्शन से निकालना पड़ता है, इसलिए कम से कम आप ये सभी लोगों का नाम रख लेंगे क्योंकि जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलता है यहाँ से। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण को ध्यान रखेंगे और आते हैं जो नेक्स्ट है वो पद्मश्री है। तो पद्मश्री कुल 91 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखना है। पद्मश्री इस बार 91 लोगों को दिया गया जिसमें देखा जाए तो 3 बिहार के भी हैं, ध्यान रखना है। बिहार के एग्जाम वाले थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि बिहार से भी जो है वो 3 लोगों को दिया गया है आपका पद्मश्री। उसमें एक है आपका जो है वो सुश्री सुभद्रा देवी जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, ध्यान रखना है, ये बिहार के हैं। तो इस तरह से जो है ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आप देखिए कि इतने लोगों को जो है आप सभी जो एक बार इन्हें पढ़ लेंगे ताकि जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ध्यान रखेंगे आप सभी। तो बिहार में जो है वो सुश्री सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में, और नेक्स्ट जो है वो ध्यान रखना है कि बिहार से किसको दिया गया है। तो बिहार से आपका जो है वो देखा जाए तो श्री आनंद कुमार को ध्यान रखना है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि पटना के हैं। और इस तरह से जो सुपर 30 चलाते हैं उन्हीं को जो है वो साहित्य और शिक्षा में श्री आनंद कुमार को दिया गया जो कि आपके बिहार से ही हैं। इसके अलावा एक और हैं जिन्हें बिहार के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसके अलावा आपका कुछ नाम यहाँ पर फेमस है जिसे आप सभी ध्यान रख लेंगे, एक बार पढ़ जरूर लेंगे ताकि जो है वो जो है आपका क्लियर रहे। तो आप सभी जो है पीछे जब ये ख़त्म हो जाए क्लास तो फिर आप एक बार इसे जो है 1-2 बार रिकॉल कर लेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके
थोड़ा आप इसे पढ़ लेंगे ताकि जो है इस रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सभी का नहीं छूटे। तो यही ध्यान रखना है ताकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन गलत ना करें। और नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि जो है ये नाम ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा तो याद करना कठिन हो ही जाएगा, तो इतना याद करना पॉसिबल नहीं भी नहीं, हम कहेंगे भी आप सभी को नहीं। और तीसरे बिहारी हैं श्री कपिल देव प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे ये 3 बिहार के लोगों को जो है वो पद्मश्री दिया गया है, तो 3 बिहारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे को जो है वो ध्यान रखेंगे। बिहार के एग्जाम वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि बिहार पीसीएस वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इस तरह से जो है ये टोटल 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया। तो ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को, और कुल 106 लोगों को जो है वो दिया गया है आपको पद्म पुरस्कार। तो ध्यान रखना है आपको। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार शुरू किया था, एक भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों को 3 वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग में बांट दिया गया था, जिसको 1955 में बदल कर इसका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया है। ध्यान रखना है। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। ध्यान रखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण होता है, पहला भारत रत्न होता है, तीसरा जो है पद्म भूषण होता है और चौथा पद्मश्री होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय लाल किले से जो है वो 26 से 31 जनवरी के बीच मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। तो इसका आंसर आप सभी को लोग कमेंट करें। 1 नंबर ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, बी नंबर है संस्कृति मंत्रालय, सी नंबर विदेश मंत्रालय और डी है रक्षा मंत्रालय। तो 26 से 31 जनवरी के बीच मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन सा फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुआ है। तो भारत की वह कौन सी फिल्म है, ध्यान रखना है, जिसे जो है वो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन है द एलिफेंट विस्पर्स, बी नंबर है RRR, सी नंबर टेल एट राइट और डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। उम्मीद है कि आप सभी फंस भी जाएंगे इस क्वेश्चन में कि जो है वो सब लोग लगभग जो है RR को लेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है द एलिफेंट विस्पर्स हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये है आपका ऑस्कर नॉमिनेशन 2023 जो किया गया, उसका महत्वपूर्ण बिंदु है। ध्यान रखेंगे ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के सुपर हिट सॉन्ग नाटू नाटू जो है इसे ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखना है। भारत में जो है 95 एकेडमी अवार्ड्स में 3 नामांकन प्राप्त किए हैं RRR के नाटू के अलावा ऑल दैट ब्रेथ्स, ध्यान रखेंगे, और द एलिफेंट विस्पर्स को भी ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है। यानी कि 3 को नॉमिनेशन, ये आपका जो है वो नॉमिनेशन मिला, नाटू नाटू, ऑल दैट ब्रेथ्स और आपका जो है द एलिफेंट्स विस्पर्स को। फिल्मकार SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR के इस सॉन्ग ने पहले ही गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में भी धूम मचा चुकी है। तो इस तरह से काफ़ी जो है वो RRR मूवी जो है फेमस हो चुकी है। इसमें अगर देखा जाए तो आपका जो है वो सॉन्ग में जो है सबसे फर्स्ट सॉन्ग कौन है, तो अपलॉज है जो कि टेल इट लाइक अ वुमेन, और इस तरह से जो है नाटू नाटू है जो चौथे स्थान पे। ध्यान रखेंगे RR मूवी का। और वही आपका नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके म्यूजिक जो है MM किरवानी ने दिया था, गीतकार हैं चंद्र बोस और इसके सिंगर हैं काल भैरव और राहुल। ध्यान रखना है। और कोरियोग्राफर जो हैं वो प्रेम रक्षित हैं। रिलीज डेट 10 नवंबर 2021 को, और किस भाषा का है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये किस भाषा के है, तो तेलुगु का है। ध्यान रखना है आप सभी को। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आपको ध्यान रखना है 2-4 पॉइंट को इसमें से। अगला क्वेश्चन है, तो आज का कुछ क्वेश्चन ही वैसा है, आप सभी घबराएंगे नहीं, 2-4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भी घबराना नहीं, आप सभी मेहनत से नहीं डरेंगे, जितना भी मेहनत करना है आप सभी करते रहें, क्योंकि जो है वो अगर आप चाहते हैं तो कोई भी
चीज़ जो है कोई बड़ी नहीं है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस मेहनत की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेहनत में पीछे नहीं हटेंगे और इस तरह से आप सफल होंगे। कोई भी काम आप चाहेंगे तो उसे कर कर ही रहेंगे। तो बिल्कुल आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अपने समय का सही ढंग से यूटिलाइज करें और बेहतर परिणाम लाएं, ताकि जो है वो आपके परिवार के लिए बेहतर हो। तो आप वैसा काम करें जिसमें आपके परिवार को गर्व महसूस हो। तो आप सभी मेहनत जरूर करें। जो है वो पीछे की वीडियो रिकॉल करते रहें। हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ कि जो है आप पीछे की वीडियो रिकॉल करें, जो भी डेली जाता है उसे एक बार देखें, जो है लाइव चैट में आंसर करें, सभी लोग करें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर से जो है 2-4 बार रिपीट करें, इससे आपको तनिक भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अब्दुल फतह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखेंगे, 1 नंबर ऑप्शन है मिस्र, बी नंबर ईरान, सी नंबर इंडोनेशिया और डी गुयाना। तो इसका आंसर तो सभी लोग सही ही करेंगे, क्योंकि जो है वो मैं कितने बार ये क्वेश्चन को करा चुका हूँ। तो सभी लोग से उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर सही करें। 1 नंबर ऑप्शन इसका मिस्र हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पे कि पहली बार इस परेड में जो है 12 महिला सवार बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी हिस्सा लिया था। इस बार 74वें गणतंत्र दिवस में अग्निवीर पहली बार परेड में हिस्सा लिया, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो है वो देखें कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो है अग्निवीर को शामिल किया जा रहा है। एनसीबी नारकोटिक ब्यूरो को जो है वो पहली बार झांकी दिखाई गई। नौसेना IL-38 को पहली और आखिरी बार प्रदर्शन किया गया। तो ये परेड के महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग जो है 74वें, ध्यान रखेंगे 74वें रिपब्लिक डे की बात करें तो इसमें जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो ध्वज फहराया गया और 21 तोपों की उन्हें सलामी दिया गया। और इस तरह से देश में जो है वो आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति और नए भारत की शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के नेतृत्व किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये भव्य परेड की शुरुआत राष्ट्रपति की सलामी लेने के साथ ही शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दिया था, ये भी ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने जो है वो नेशनल वार मेमोरियल के डिजिटल विजिट्स बुक में अपनी टिप्पणी भी दर्ज किया था। मिस्र के सशस्त्र बल परेड में शामिल हो हुए थे, ध्यान रखना है, क्योंकि मिस्र जो है वो मुख्य अतिथि था। तो मिस्र के सशस्त्र बल भी परेड में शामिल हुए थे। 144 सैनिक शामिल हुए थे मिस्र के, जो कि काफ़ी जो है गौरव की बात है भारत के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 74वें गणतंत्र दिवस के, तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है वो सेना दल का नेतृत्व लीडर सिंधु रेड्डी ने किया था, ध्यान रखना है। 144 योद्धा, 4 अधिकारी इसमें शामिल थे, जिसको लीड किया था सिंधु रेड्डी ने, ध्यान रखना है। इसका थीम जो है वो ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना की शक्ति थीम पर आधारित है। मेक इन इंडिया की झलक पेश करते हुए झांकी के आगे के हिस्से को डोनियर विमान की महिला चालक दल को दिखाया गया था। इंडियन नेवी ने भी भाग लिया था, जिसमें जो इसका नेतृत्व कंटीजेंट कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने किया था, ध्यान रखना है। और इस टुकड़ी में पहली बार 3 महिलाएं और 6 अग्निवीर भी शामिल हुए थे, तो ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी में देखा जाए तो 61 कैवेलरी के एक घुड़सवार, 6 मार्चिंग टुकड़ियों और सेना उड्डयन कोर के हल्के हेलीकॉप्टर ALH द्वारा एक फ्लाई पास्ट द्वारा किया गया था। और इस तरह से जो है इसमें आपका मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और गोरखा ब्रिगेड समेत सेना के कुल 6 टुकड़ियां ने सलामी मंच पर मार्च किया था। इस बार ये रहा कि 23 झांकियां का प्रदर्शन रहा, यानी कि 74वें गणतंत्र दिवस पे जो है वो 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 17 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकियां थी और बाकी के जो झांकियां थी वो केंद्रीय मंत्रालय तथा विभागों की 6 झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। तो 17 जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मिलाकर थे और 6 ऐसे झांकियां था जो कि केंद्रीय मंत्रालय और विभागों का प्रदर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री इस उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता की भी घोषणा किया था। कुल 11 बालकों को जो है वो बाल पुरस्कार दिया गया। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आज यहीं तक
आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया था। जो भी पिछले वीक का क्वेश्चन था सबको इसमें मैं ला कर रख दिया ताकि आपका पूरा करंट क्लियर हो जाए। और फिर हम लोग जो है कल से देखेंगे जो आपका डेली करंट अफेयर सीरीज है उसे देखते चले जाएंगे। तो आप सभी इसे जो है क्लियर करेंगे, 2-4 बार जरूर देखें। लाइव में जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग कोशिश करें कि क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें और सभी लोग जो है वो सही आंसर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं, आपका नतीजा बेहतर होगा और जो है वो आपका मेहनत का फल मीठा होगा। तो आप सभी करते रहें, मेहनत करें, अपने जो है पूरे एनर्जी को झोंक दें इसमें ताकि आप एक विजेता बने और इस तरह से आप सफल हों। तो आज यहीं तक आप सभी से जो है मैं जो है वो छुट्टी लेना चाहूँगा उनकी जो है वो। अब आप सभी को मैं जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसे दे दिया, अब आप सभी का काम है इसे देखें और मैं थोड़ा जो है फिर कल के लिए आपके लिए जो है वो कुछ क्वेश्चन रेडी करूं ताकि आपको फिर से क्वेश्चन दिया जाए और आप जो है वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहें। तो क्या आप सभी को कैसा क्वेश्चन लगा? आप सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट करें, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें कैसा लगा आप सभी को और कैसा तैयारी चल रहा है। सभी लोग का तैयारी ठीक ठाक चलना चाहिए। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग क्लास को शेयर करें, जितने लोग हैं सभी लोग शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।